नमस्कार। इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का विषय है जलीय कृषि का विस्तार पूर्वक परिचय। आज हम जानेंगे जलीय कृषि क्या है, किस तरह से मत्स्य पालन किया जाता है, रोजगार में मछली पालन कैसे सहायक है। व्याख्यान के इस भाग में हम जानेंगे कि जलीय जीवों का पालन, पोषण, उत्पादन तथा बाजार में उपलब्धता और आज के समय में मत्स्य पालन हेतु किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा प्राचीन समय से किस तरह से मत्स्य पालन किया जाता था। साथ ही साथ मछलियों का उत्पादन क्षमता की जानकारियां भी विस्तार से बताएंगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सह प्राध्यापक कृषि एवं विकास अध्ययन विभाग से, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से। इस व्याख्यान में सबसे पहले मैं आपको जलीय कृषि शब्द के अर्थ से परिचित करवाता हूँ, ताकि आप लोग इस विषय के महत्व से भली भांति परिचित हो सकें। साथ ही यह भी समझ सकें कि जीविकोपार्जन में इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो छात्रों, सरल शब्दों में हम कहें तो जलीय कृषि का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें जलीय जीवों की खेती की जाती है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के शैवालों सहित अन्य समुद्र में रहने वाले जीवों जैसे कि शेलफिश, केकड़े, झींगा, सीप तथा विभिन्न प्रकार की मछलियों का उत्पादन शामिल है। इस खेती का लाभ मानव समुदाय को आर्थिक अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने, हाई प्रोटीन उपयोग हेतु मांस उपलब्ध करवाने तथा एक निश्चित आय प्राप्त से संदर्भित है। तो अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि जलीय कृषि का अर्थ क्या होता है। अब तक आप लोग आसान शब्दों में समझ चुके होंगे कि जलीय कृषि का तात्पर्य क्या है। अब आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें जलीय कृषि की वैज्ञानिक परिभाषा दी गई है। जलीय कृषि का अर्थ केवल मछली पालन से नहीं, बल्कि यह एक पूरा स्वतंत्र उद्योग है जिसमें जलीय जीवों का पालन पोषण वैज्ञानिक विधियों द्वारा नियंत्रित तरीके से किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना तथा जीवन को स्थिरता प्राप्त करते हुए नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह कृषि एक ही का ही प्रकार है जिसमें जलीय जीवों की जल आधारित कृषि की जाती है। यह कृषि विभिन्न माध्यमों से की जाती है तथा इसके कई प्रकार हैं, जैसे मीठे पानी में की जाने वाली खेती, खारे पानी में की जाने वाली जलीय खेती, कृषि, समुद्री एक्वाकल्चर, इंडोर और आउटडोर सिस्टम इत्यादि। छात्रों, इस महत्व का आकलन इस आधार पर भी किया जा सकता है कि आज विश्व के मत्स्य उत्पादन में लगभग 50% से अधिक योगदान इस जलीय कृषि का है। आगे की स्लाइडों में हम और अधिक विस्तार से इस बात पर बातचीत करेंगे। तो आइए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि वैश्विक जल कृषि के आंकड़ों पर। पिछले कुछ दशकों से लगातार जलीय कृषि के आकार में अनवरत वृद्धि होती है जा रही है। जहां 1990 के दशक में जलीय कृषि का उत्पादन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में लगभग 27.9 मिलियन टन था, वहीं आज इसका उत्पादन विश्व की बाजार में लगभग रिकॉर्ड 130.9 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, जिसमें से 94.4 मिलियन टन जलीय पशु और 36.5 मिलियन टन शैवाल शामिल हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2022 तक जलीय कृषि उत्पादन का लगभग 56% भाग जलीय कृषि से ही उत्पादित हो रहा था। वैश्विक उत्पादन में योगदान के संदर्भ में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। FOA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जलीय पशु उत्पादन में 8% का योगदान करता है। भारत के संदर्भ में जलीय कृषि भारत सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.1% का योगदान देती है। साथ ही वर्तमान समय में भारत आंतरिक जलाशयों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें भी विशेष रूप से ताजे पानी की मछलियों के उत्पादन में भारत का स्थान अग्रणी है। यह क्षेत्र भारत की सकल मूल वर्धित यानी GVA में लगभग 1.09% और कृषि सकल मूल वर्धित में 6.72% का योगदान करता है। आइए अब हम थोड़ा इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जलीय कृषि का वैश्विक पोषण और खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान है। अब तक के व्याख्यान में आप यह समझ चुके होंगे कि पोषण के रूप में समुद्री जीव प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
FOA की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 के मुताबिक जलीय कृषि ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप लोग को समझने के दृष्टिकोण से हम इस प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा खाद्य उपलब्धता के रूप में समझ सकते हैं। प्रोटीन के स्रोत के रूप में जलीय पशु खाद्य पदार्थ का वैश्विक स्तर पर कुल पशु प्रोटीन का लगभग 15% और प्रोटीन का 6% प्रदान करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयोडीन, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो कि मानव शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से 2022 में वैश्विक जलीय कृषि उत्पाद 130.9 मिलियन टन था, जो कि वैश्विक जलीय पशु उत्पादन का 51% था। इस तरह जलीय कृषि के विकास ने जहां मछली पकड़ने के पुराने तौर तरीकों में बदलाव लाकर अधिक स्थिरता और नियंत्रित आपूर्ति प्रदान की है, वहीं ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में भी खाद्य आपूर्ति के साथ साथ रोजगार का भी विकल्प उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त रोजगार के स्रोतों के रूप में भी जलीय कृषि ने कम आय वाले देशों में मछली पालन की उपलब्धता बढ़ाई है, जिसमें से समग्र पोषण में सुधार हुआ है। वर्ष 2022 तक लगभग 61.8 मिलियन लोग जलीय कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्यरत थे। तो अब तक आपने जलीय कृषि का पोषण तथा खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में महत्व अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे जलीय कृषि के पहलुओं तथा जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। इन प्रभावों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। पहले हम पहलुओं के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। यदि हम इकोलॉजिकल पहलू की बात करें तो जलीय कृषि के कारण समुद्री इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है, क्योंकि इस कृषि के कारण खुले समुद्र की मछलियों के शिकार में कमी आई है। वहीं चूंकि इस कृषि के लिए तटीय भूमि की आवश्यकता होती है, जिस कारण मैंग्रोव वन, दलदल इत्यादि प्राकृतिक आवासों का क्षरण भी होता है, जो कि समुद्री इकोसिस्टम को असंतुलित भी कर सकता है। जलीय कृषि के अंतर्गत होने वाली शैवाल की खेती यानी कि ब्लू कार्बन समुद्री अम्लीकरण को कम करने तथा CO2 के अवशोषण में सहायक है। वहीं मत्स्य पालन से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रदूषण का कारक बन सकते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मल्टी ट्रैफिकिंग एक्वाकल्चर जैसी प्रणाली, जिसमें कई बायोलॉजिकल स्पीशीज़ एक साथ पाली जाती हैं, इसके अपशिष्ट का पुनः उपयोग होता है और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। वहीं इन नियंत्रित जलीय कृषि क्षेत्रों से यदि किसी कारणवश मछलियों का पलायन प्राकृतिक जलाशयों में हो जाए तो स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा, संक्रमण रोगों का प्रसार और जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी हो सकती है। अब हम बात करते हैं जलीय कृषि के कारण बायोडाइवर्सिटी पर पड़ने वाले प्रभावों की। जलीय कृषि के माध्यम से हम विलुप्त होती बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का संरक्षण कर उनकी जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं, उन्हें पुनः प्राकृतिक आवासों में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हालांकि जलीय कृषि के लिए आवश्यक भूमि की मांग के कारण प्राकृतिक आवासों की कटाई होती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जलीय कृषि पारिस्थितिकीय और जैविक विविधता पर मिश्रित प्रभाव होते हैं। इसलिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि जलीय कृषि के विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए। आइए हम अब बात करते हैं जलीय कृषि के अंतर्गत पाए जाने वाले मीठे तथा खारे पानियों की प्रजातियों पर। भारत में सामान्यतः रोहू, कतला, मृगल, तिलापिया और कामन कार्प जैसे मीठे पानी वाली मछलियों का उत्पादन और उपभोग किया जाता है। समुद्री प्रजातियों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में शामिल हैं झींगे, समुद्री बाँस, ग्रुपर और समुद्री शैवाल इत्यादि। आजकल वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा उन्नत और हाइब्रिड प्रजातियों का भी विकसित किया जा रहा है। यह प्रजातियां अधिक उत्पादन और रोगों प्रतिरोध क्षमता के लिए रखती हैं। उदाहरण के लिए हाइब्रिड ग्रुपर नामक मछली मलेशिया में प्रयोगशाला में विकसित की गई
और इस साबा ग्रुपर या पर्ल ग्रुपर के नाम से भी जाना जाता है। हाइब्रिड स्ट्राइप्ड बास, जो कि वाइट बास और स्ट्राइप्ड बास के बीच संकरण करवाकर बनाई गई है, मुख्य रूप से अमेरिका के जलाशयों में स्टॉक की जाती है और इसे वाइपर भी कहा जाता है। इसी प्रकार टाइगर ट्राउट और ब्लड पैरट चिचार्ड भी कुछ हाइब्रिड प्रजातियां हैं। अब हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जो जलीय कृषि में प्रजातियों के चयन के लिए मुख्य मानदंडों के रूप में जानी या समझी जाती हैं। जलीय कृषि में प्रजातियों के पालन पोषण हेतु जैविक विशेषताएं, पर्यावरणीय अनुकूलता, आर्थिक पहलू, स्थानीय लोगों की पसंद तथा पर्यावरणीय प्रभाव के अंतर्गत उन मानदंडों को निर्धारित किया जा सकता है जो कि जलीय कृषि के लिए लाभकारी हो सकती हैं। जैविक विशेषताओं में शामिल है प्रजातियों के तेजी से बढ़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रजनन की सरलता और प्राकृतिक आहार पर निर्भरता। पर्यावरणीय अनुकूलन में शामिल है स्थान विशेष की जलवायु से साम्यता, यथा तापक्रम, पीएच मान, मिट्टी और जल की अनुकूलता और ऑक्सीजन की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं आर्थिक पहलुओं की। आर्थिक पहलुओं के अंतर्गत बाजार की मांग, उत्पादन लागत और उच्च उपज क्षमता को ध्यान में रखा जा सकता है। अब तक आप अपने जल कृषि के बारे में लगभग एक सामान्य समझ विकसित कर ली होगी। अब हम आगे जल कृषि की प्रथाओं के ऐतिहासिक विकास पर बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जलीय कृषि मानव समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही हम मछली पालन के साक्ष्य देख सकते हैं। उदाहरण के लिए पाषाणकालीन मानवों द्वारा मछली पकड़ने के दृश्यों का चित्रित किया गया है। यह इस बात की ओर संकेत करती है कि किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही मत्स्य आखेट की परंपरा अस्तित्व में रही है। हालांकि जलीय कृषि के समय के साथ साथ तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ निरंतर प्रगति की है। यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और भारत जैसी सभ्यताओं में जल स्रोतों के नियमन और मछली पालन की शुरुआत साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए चीन में शांग राजवंश लगभग 1100 ईस्वी पूर्व के समय में कार्प मछली पालन की प्रथा अस्तित्व में थी। भारत में भी वैदिक काल में जल स्रोतों और नदी तटों पर मछली पकड़ने और पालन का उल्लेख मिलता है। वेदों सहित महाभारत और रामायण में मछली और जल जीवों के संरक्षण की बात मिलती है। मध्यकाल तक आते आते हम वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन और उपभोग के लिए तालाब निर्माण, जल प्रवाह नियमन और विभिन्न प्रजातियों की जानकारियाँ मिलने लगती हैं। इसी समय यूरोप में भी जलाशयों के निर्माण कर मत्स्य पालन की शुरुआत हुई, खासकर ट्राउट और काय मछलियों के लिए। आधुनिक युग में जैसे जैसे शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति हुई, वैसे ही जलीय कृषि व्यवस्था भी एक निश्चित आकार लेने लगी। यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जलीय कृषि की व्यापक पैमाने पर खेती की जाने लगी। इससे जहां एक और स्थानीय आबादी को रोजगार प्राप्त हुआ, वहीं भोजन की कमी भी दूर हुई। अब तालाबों का वैज्ञानिक प्रबंधन, कृत्रिम आहार, रोग नियंत्रण जैसे आधुनिक तकनीकों का भी विकास हुआ। 20वीं सदी तक आते आते मछली पालन उद्योग वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा। समुद्री जल और ताजे पानी दोनों के लिए उन्नत तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि कैचमेंट एरिया फिशरीज या समुद्री फार्मिंग, सीड कल्चर या अंडे से लार्वा तक पालन, हाइब्रिड मछलियाँ प्रजनन, एक्वापोनिक्स जिसमें मछली पालन के साथ साथ पौधों की भी खेती की जाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जलीय कृषि मानव सभ्यता के आरंभ से ही जल स्रोतों के सदुपयोग से विकसित होती आई है और आज भी आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के साथ निरंतर प्रगति कर रही है। आइए अब हम बात कर लेते हैं जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकारों
द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र का निरंतर विकास किया जा रहा है। यह योजना न केवल तैयारीरत छात्रों को मदद करेगी बल्कि आपका ज्ञानवर्धन भी करेगी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB के बारे में जान लेते हैं। यह संस्था भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में स्थापित की गई थी, जो मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्य करता है। इसका बोर्ड का मुख्य उद्देश्य भारत में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, मत्स्य उद्योग को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाना तथा मछुआरों तथा मत्स्य पालकों की आय में सुधार करना है। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। यह महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में लगभग 20,050 करोड़ के साथ लागू की गई, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना है, उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और मछुआरों तथा मत्स्य पालकों की आय को दुगना करना। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं मत्स्य पालन के हर पहलू जैसे उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, अवसंरचना, जैव सुरक्षा और नवाचार पर ध्यान देना। आंतरिक और समुद्री दोनों क्षेत्रों में ताजे पानी, समुद्री जल, खारे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देना। मत्स्य उद्योग के लिए आधुनिक हेरिटेज मार्केट, शीतगृह, प्रसंस्करण इकाइयाँ, परिवहन नेटवर्क सहित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। मत्स्य पालकों को तकनीकी प्रशिक्षण, बीज वितरण, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना ताकि जैव विविधता और जल स्रोत सुरक्षित कर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सके। अब हम बात करते हैं इस व्याख्यान के अंतिम बिंदु पर, जो कि जलीय कृषि से संबंधित चुनौतियों और संभावनाओं पर है, और इसी के साथ हम आज इस व्याख्यान का समापन भी करेंगे। अब तक की बातों से आपको जलीय कृषि के प्रत्येक बिंदु पर आधारभूत समझ विकसित हो चुकी होगी और आप अवश्य इससे संबंधित चुनौतियों को भी समझ चुके होंगे। फिर भी हम भारत में इससे संबंधित चुनौतियों और संभावनाओं को कुछ मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। जलीय कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां को निम्न बिंदुओं के आलेख में समझा जा सकता है। पर्यावरणीय समस्याएं, जल प्रदूषण, जलाशयों और तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अकुशल प्रथाओं से जल स्रोतों में ऑक्सीजन की कमी, जलाशयों का क्षरण और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रजातियों में फैलने वाली बीमारियां, वस्तुतः मछलियों और अन्य जल जीवों में रोगों का फैलाव एक्वाकल्चर की एक बड़ी समस्या है जो उत्पादन को प्रभावित करती है। आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण की कमी, आज भी छोटे और सीमांत मत्स्य पालकों तथा उन्नत तकनीकों और प्रशिक्षण का अभाव है। अब हम बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला और बाजार की चुनौतियां। मछली के सही मूल्यांकन, प्रसंस्करण और विपणन की असमर्थता, खराब भंडारण और परिवहन व्यवस्था से नुकसान के चलते उत्पादन प्रभावित होता है। वित्तीय संसाधनों की कमी, मत्स्य पालकों को पूंजी की कमी, ऋण उपलब्धता में कठिनाइयाँ और सरकारी योजनाओं का सही और समय पर लाभ ना मिलना इस क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी भारत में संभावनाओं पर। भारत के पास विशाल जल संसाधन और श्रम शक्ति है। यदि नीति और प्रशिक्षण का सही संयोजन हो तो इस क्षेत्र में आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है। यह भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के साथ साथ निर्यात संभावनाओं, तकनीकी उन्नति और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अंततः इस पूरे व्याख्यान को यह कहकर समाप्त किया जा सकता है कि जल कृषि एक प्राचीन पर आधुनिक संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र है जो आज के युग में आर्थिक, पोषणीय और पर्यावरणीय समाधान प्रस्तुत करता है तथा जलीय कृषि के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं जो भारत के साथ साथ विश्व के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में सहायक हो सकती हैं। परंतु इसके समुचित विकास के लिए पर्यावरणीय संरक्षण, आधुनिक तकनीक का समुचित उपयोग और प्रशिक्षण के एवं वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है। धन्यवाद।